हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राम सिंह आपको इस चैनल पे स्वागत करता हूं और आज मैं बिहार दरोगा मेन सेट का पहला पेपर लेके आया हूं आप लोग के बीच, जो कि क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम बेस्ड हैं। हमें आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, साथ में अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर ज़रूर करें। देखते हैं दोस्तों, इस सेट का पहला क्वेश्चन। हम आशा करेंगे कि इस सेट को आप पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि बीच में मैंने कुछ छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसके थ्रू से आप और भी क्वेश्चंस को इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, इस सेट का पहला क्वेश्चन। और इस सेट का पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पीत का कार्य नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है आपका, यह भोजन के मध्यम को अम्लीय कर देता है। जो भोजन होता है उसको अम्लीय कर देता है। दूसरा ऑप्शन है भोजन में हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। तीसरा ऑप्शन है वसा का एम्लीसीकरण, यानी वसा को पचाता है। चौथा ऑप्शन विटामिन के एवं वसा इन दोनों के घुले अन्य विटामिन का अवशोषण करता है। ये चार ऑप्शन है, जिसमें से इसका पहला आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यह कह रहा है कि अम्लीय कर देता है, भोजन को अम्लीय कर देता है, जबकि यह वास्तव में पीत रस जो होता है, जो अमाशय से पचा हुआ भोजन जिसे हम लोग काइम के नाम से जानते हैं, यह इस काइम के अम्लीयता को नष्ट करने का काम करता है, यानी इस अम्लीयता को नष्ट करता है, जबकि इसमें कहा जा रहा है कि यह अम्लीय कर देता है, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। तो यह पहला ऑप्शन है आपका पित्ताशय, दूसरा ऑप्शन यकृत, तीसरा ऑप्शन अमाशय, चौथा ऑप्शन अग्न्याशय। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है यकृत, यानी कि लीवर। लीवर वास्तव में इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वेट 1.5 kg होता है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जो कि फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है और यह स्पेशली रक्त के थक्का बनने में हमारी मदद करता है। देखते दोस्तों अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल था। तो प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था, तो इसके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1950 से 55, दूसरा 51 से 56, तीसरा 1952 से 57 और चौथा 1947 से 1952। जिसका सही जवाब है दोस्तों 1952 से 57, यानी कि पहला लोकसभा का कार्यकाल 1952 से 1957, यानी कि स्टार्ट हुआ था 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952 से आपका 4 अप्रैल 1957 तक ये चला हुआ था। दोस्तों मैं बता दूं कि जनरली जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में इस कार्यकाल की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है। इसका पहला ऑप्शन है केवल लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन केवल राज्यसभा में, तीसरा किसी भी सदन में यानी कि दोनों सदन में, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि इसका सही जवाब है दोस्तों किसी भी सदन में, यानी कि संविधान संशोधन का विधेयक किसी भी सदन में किसी भी सरकारी या गैर सरकारी द्वारा पेश किया जा सकता है। लेकिन खास बात जानने की इसमें कि जब भी अगर लोकसभा में कोई बिल पास होती है या संशोधन के लिए दायर किया जाता है तो उसमें कन्फर्म है कि मंत्री ही उस विधेयक के लिए आगे बातों को बढ़ा सकते हैं, यानी कि विधेयक के लिए पेश कर सकते हैं। लेकिन अन्य लोक यानी राज्यसभा में अन्य कोई सरकारी या गैर सरकारी लोग संशोधन विधेयक को पास करने के लिए पेश कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, यानी कि 5वां क्वेश्चन।
यह करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाएगा। तो यह ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है बीजिंग, दूसरा ऑप्शन जकार्ता, तीसरा गोल्ड कोस्ट और चौथा लंदन। यानी 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 इसका आयोजन वास्तव में किया जाएगा बीजिंग में। बीजिंग जो कि चाइना का कैपिटल है, यानी कि चीन की राजधानी है बीजिंग, और वहीं पर 2022 का शीतकालीन जो ओलंपिक है उसका आयोजन किया जाएगा। देखते हैं दोस्तों 5वां क्वेश्चन। अगर यह क्वेश्चंस का सीरीज अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें। अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं दोस्तों इसका छठी सीरीज का छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव अंग एंजाइमों के साथ हार्मोन भी स्रावित करता है। यानी कि हार्मोन भी एंजाइम्स भी दोनों स्रावित करते हैं। इसका पहला ऑप्शन है यकृत यानी कि लीवर, दूसरा अग्न्याशय, तीसरा गुर्दा यानी कि वृक्क, और आपका इसका चौथा ऑप्शन है दोस्तों हृदय। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब जो है हमारा वो है अग्न्याशय। अग्न्याशय ही एक वो ऐसा अंग है जो कि हमारे शरीर में हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों को स्रावित करता है। आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि इंसुलिन जो हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, यानी बॉडी के अंदर अगर शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करने वाला है ब्लड शुगर को, तो वह इंसुलिन जो निकलता है स्रावित होता है वह अग्न्याशय से ही स्रावित होता है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हैजा, दूसरा ऑप्शन है डिप्थीरिया, तीसरा ऑप्शन है न्यूमोनिया और चौथा ऑप्शन है मलेरिया। इसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो हैजा और डिप्थीरिया ये दोनों तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं। अब बात करते हैं निमोनिया तो वायरस की वजह से, क्योंकि सर्दी जुकाम होते हैं इसमें। और एक ही ऑप्शन आपके पास बच जाता है तो मलेरिया, यानी कि चौथा ऑप्शन जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आपका वो है आपका डी, यानी कि मलेरिया एक ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। देखते दोस्तों इस अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन है पहला अनुग्रह नारायण सिंह, दूसरा अब्दुल वाड़ी, तीसरा जयप्रकाश नारायण और चौथा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इसका सही जवाब है जो दोस्तों वो है आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इस डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, यह हमारे बिहार के जो है यह फर्स्ट मुख्यमंत्री हैं जो कि हमारे इतिहास में एक इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। और यह बिहार केसरी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार में सबसे पहली बार कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किए थे। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालित की जाती है, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके द्वारा संचालित की जाती है। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है दोनों द्वारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोनों, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों ही वितरण प्रणाली को संचालित करती है। यानी कि इसका सही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवण करती है। यानी कि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवण कौन सी ग्रंथि करती है। तो इसका पहला नाम है पीयूष ग्रंथि, दूसरा थायराइड, तीसरा पैराथायराइड और चौथा एड्रिनल ग्रंथि। इसमें जो सही जवाब है वो दोस्तों है आपका
पीयूष ग्रंथि यानी कि प्यूटेटरी ग्लैंड। यह प्यूटेटरी ग्लैंड है जो कि दुग्ध निष्कासन हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन का निष्कासन करती है, श्रावण करती है। देखते हैं दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल हिमालय से कनेक्टेड नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र, चौथा गोदावरी। इसमें अगर बात करें यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों के तीनों हिमालय से कनेक्टेड है, तीनों के तीनों हिमालय से कनेक्टेड है, यानी कि हिमालय से इनका उद्गम स्थल है। इसका एक ही ऑप्शन है जो चौथा है, जो कि हिमालय से कनेक्टेड नहीं है। इसका उद्गम स्थल है नासिक। नासिक के पास एक छोटा सा स्थल है, वहाँ से इसका निष्कासन होता है, यानी यहाँ से ये उद्गम होती है, या निकलने का स्थान है, उद्गम स्थल है। दोस्तों गोदावरी को दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी दूसरी नदी है और दक्षिण क्षेत्र की सबसे, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? आपका जवाब हमेशा गोदावरी नदी होना चाहिए। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा चुनाव के समय भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यानी कि 17वीं लोकसभा चुनाव के समय भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका पहला ऑप्शन है आपका सुनील अरोड़ा, दूसरा ऑप्शन ओपी रावत, तीसरा ऑप्शन अचल कुमार ज्योति और चौथा ऑप्शन नसीम अहमद जैदी। और आपका सही जवाब है सुनील अरोड़ा, यानी कि सुनील अरोड़ा 17वीं लोकसभा चुनाव के समय आपका मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर थे और आज भी अवेलेबल है। यह मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, यानी 6 ईयर्स का होता है। यह मुख्य, यानी सुनील अरोड़ा के बारे में एक और बात, यह मुख्य चुनाव आयुक्त में यह 23वें नंबर पे आने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यानी कि 23वां मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुने गए थे। देखते हैं दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश। 13वां क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, दूसरा ऑप्शन मार्लो मिंटो सुधार 1909, तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, चौथा ऑप्शन है मैंटिग्यू चेम्सफोर्ड 1919। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है मार्लो मिंटो सुधार 1909, जिसके तहत मुसलमानों को पृथक रूप में निर्वाचन करने का, यानी कि वोट देने का राइट दिया गया था। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो इसके लिए ऑप्शन है आपका 1813, 1793 का चार्टर्ड एक्ट, 1853 का चार्टर्ड एक्ट और चौथा ऑप्शन है 1919 का चार्टर्ड एक्ट। इनमें अगर बात करें हम लोग कि ब्रिटिश के लिए कह रहा है यहाँ पे व्यापारिक अधिकार किस में ख़त्म कर दिया गया था, तो आपको बता दें कि 1784 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 2 तरह के बोर्ड बनाए गए थे। एक बोर्ड जो बना हुआ था उसका नाम था द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक का नाम था द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यह दोनों आपके जो होते थे, एक तो यह आपका व्यापारिक क्षेत्र को देखता था द कोर्ट ऑफ
डायरेक्टर्स और दूसरा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था यह वास्तव में जितने भी राजनीतिक कार्य था उनको देखता था। तो यह 1784 में लगा हुआ था, ज़्यादा दिनों तक प्रभाव में नहीं रह पाया। इस वजह से यह 1813 में इस एक्ट को हट गया, यानी कि उसमें जो पहला था द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसे हटा दिया गया। मतलब कि कहा जा सकता है कि 1813 में ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक अधिकार का जो आपका ग्रुप था, जो बोर्ड था, उसे हटा दिया गया। देखते हैं दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है निम्नलिखित में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख किया गया है। तो आपका पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऋग्वेद। सबसे पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। देखते दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में अली बंधुओं यानी शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। पहला ऑप्शन आपका भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा ऑप्शन खिलाफत आंदोलन, तीसरा दिल्ली चलो आंदोलन, चौथा बहिष्कार आंदोलन। इसका सही जवाब है आपका खिलाफत आंदोलन, यानी कि मोहम्मद अली, यानी कि जो दो भाई थे शौकत अली और मोहम्मद अली, जिससे अली बंधु के नाम से जानते थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन को चलाया था। इन्हें खिलाफत आंदोलन का ही नेतृत्व इन्होंने किया था। देखते हैं दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, यानी लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन आपके पास रामानुज, चवार्क, कपिल और वादरायण। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा चवार्क। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा चवार्क, यानी कि चवार्क दर्शन और लोकायत दर्शन दोनों का प्रतिपादन किया गया था। और इसमें इसका सही जवाब होगा कि लोकायत दर्शन का सबसे पहली बार जो प्रतिपादन किया गया था वो चवार्क के द्वारा किया गया था। देखते हैं दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि राज्यों एवं संघ मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि करने और इन सभी कार्यों को कर सकते हैं। यानी कि संघ और राज्य को एक साथ मिलाने, क्षेत्र का वृद्धि करने, इनके लिए कार्य कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है हमारा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 हमें बतलाता है कि हम क्या कर सकते हैं कि संघ जो है और राज्य है इन्हें एक साथ मिला सकते हैं। क्षेत्र की, अगर किसी राज्य की क्षेत्र की वृद्धि करनी हो उसे कर सकते हैं। अगर क्षेत्र को कम करना हो तो किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 3 में वर्णन है। देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटी। बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इससे। कांगड़ा और कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में, दूसरा ऑप्शन है शिवालिक में, तीसरा ट्रांस हिमालय में, चौथा मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। अब देखते दोस्तों इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच में कांगड़ा और कुल्लू घाटी का जो घाटी जो है वो स्थित है, मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच। देखते दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो कह रहा है पहला ऑप्शन स्थूलभद्र, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपका भद्रबाहु, तीसरा ऑप्शन कालकाचार्य और चौथा है आपका देवर्दी क्षमा श्रमण। देखिए दोस्तों इसका सही जवाब है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। यानी जिस समय प्रथम विभाजन हुआ था उस समय जो जैन संप्रदाय था दो भागों में बट गया था, उसमें श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे हमारे स्थूलभद्र जी। देखते दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 21। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जिस समय भारत का विभाजन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इनके पहले ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, दूसरा ऑप्शन जे.बी. कृपलानी, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे जिस समय भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में हुआ था।
और उसके बाद देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो तो जवाहरलाल नेहरू के रूप में चूज किए गए थे, ये सबको पता है। और ये भी याद रखना है आपको कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय JB कृपलानी थे। देखते दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में विदेशों में फंसे भारतीय को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है? ये बिल्कुल करेंट का क्वेश्चन है, यानी करंट अफेयर से लिया गया है क्वेश्चन। इसका पहला ऑप्शन है समुद्र जन, दूसरा समुद्र बंधु, तीसरा समुद्र सेतु, चौथा समुद्र चक्र। इसका सही जवाब है दोस्तों समुद्र सेतु, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि इसमें नौसेना के भी जो आपके जहाज है इनको भेजा गया है और जो विदेश में फंसे हुए भारतीय हैं कोरोना की वजह से उन लोगों को वापस लाया गया है। देखते दोस्तों अगला क्वेश्चन, इस सीरीज का अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपके करंट से रिलेटेड है, यानी करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसका कह रहा है कि भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित शैक्षणिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन सी कार्यक्रम का शुरुआत की है? यानी कि कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से शैक्षणिक जो कार्य सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए क्या चलाए हुए, कौन सा कार्यक्रम चलाए हुए हैं? इसका ऑप्शन है पहला प्रधानमंत्री ई विद्या, दूसरा प्रधानमंत्री पढ़ो विद्या, तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री विद्या 19 और चौथा ऑप्शन प्रधानमंत्री कोविड विद्या। इसका जो सही जवाब है वो है पहला ऑप्शन, यानी प्रधानमंत्री ई विद्या, जिसके थ्रू से, इस कार्यक्रम के थ्रू से DTH के माध्यम से जो 12 क्लास तक के स्टूडेंट हैं उनको फ्री वीडियोज़ के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, जो कि जिसका नाम है प्रधानमंत्री विद्या, जिसमें DTH के थ्रू से 12 क्लास तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। देखते दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस नवंबर माह में नहीं मनाया जाता है? यानी कौन सा नवंबर में नहीं होता है? इसका पहला ऑप्शन है विश्व मधुमेह दिवस, दूसरा राष्ट्रीय प्रेस दिवस, तीसरा राष्ट्रीय पक्षी दिवस और चौथा राष्ट्रीय डाक दिवस। देखते हैं दोस्तों, अगर पहले की बात करें, अगर मधुमेह दिवस की अगर हम लोग बात करें तो मधुमेह दिवस वास्तव में कब मनाया जाता है? तो उसका डेट है 14 नवंबर, यानी कि 14 नवंबर को हम लोग विश्व मधुमेह दिवस के रूप में, यानी कि शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए हम लोग मनाते हैं। देखते दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय प्रेस दिवस, तो प्रेस दिवस हम लोग 16 नवंबर को मनाते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है आपका राष्ट्रीय पक्षी दिवस, पक्षी दिवस को हम लोग 12 नवंबर को मनाते हैं। यानी ये कंफर्म हो गया कि पहला तीनों के तीनों नवंबर मंथ के ही हैं, यानी कि लास्ट वाला जो होगा वो नवंबर मंथ का नहीं होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। राष्ट्रीय डाक दिवस जो है वह नवंबर में नहीं बल्कि 1 जुलाई को मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा राष्ट्रीय डाक दिवस, यानी कि 1 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिवस जो है यह नवंबर मंथ में नहीं आता है, यानी कि राष्ट्रीय डाक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। देखते दोस्तों अगला क्वेश्चन इस सीरीज का। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों है इसमें कह रहे हैं, इसमें कौन सा संविधान अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता को बतलाता है? यानी कि अगर संसद सदस्यता या विधानसभा में सदस्य अयोग्य हैं तो इन अयोग्यता को बतलाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन कार्य करता है? तो इसमें जो आपका संविधान संशोधन है इसमें पहला 42वां संविधान संशोधन, दूसरा 52वां, तीसरा 62वां और चौथा 32वां। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सही जवाब है वो है हमारा 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन है ये हमें बतलाता है कि सदस्य, जितने भी संसद सदस्य हैं और विधानसभा सदस्य हैं, इनमें अगर योग्यता है तो इनसे रिलेटेड बातों को ये बताया जाता है। और आपको बता दें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इसमें एक और है अधिनियम जो 42वां संविधान संशोधन है, जिसके थ्रू से समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता वर्ड, ठीक है, और अखंडता वर्ड को जोड़ा गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था। आपातकाल की स्थिति थी देश में, उस समय इसे लाया गया था। यानी उस समय समाजवाद,
धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता, इन तीनों शब्दों को इस संविधान संशोधन के थ्रू से लाया गया था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के बेस से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन, इसे ज़रूर याद रखें। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज इसमें क्या है, लाहौर अधिवेशन, दूसरा कलकत्ता अधिवेशन, तीसरा मद्रास अधिवेशन और चौथा लखनऊ अधिवेशन। देखते दोस्तों इसमें जिसका जो सही जवाब है वो है हमारा लाहौर अधिवेशन, यानी कि जो कि 13 दिसंबर 1929 को हुई थी। 13 दिसंबर 1929 को हुई थी और यह जो था दिन, इसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। देखते दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27, यानी कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कौन सा सत्य नहीं है। यानी कि भारत के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक योमेतर माना गया है। ऑप्शन आपके देखते हैं, पहला ऑप्शन केवल 1 सही है, दूसरा ऑप्शन केवल 2 सही है, तीसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, चौथा ऑप्शन दोनों गलत है। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या सही है। इसमें दोनों के दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत देश उत्तरी गोलार्ध में होता है, जो कि 100% सही है। दूसरा ऑप्शन 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, उससे हम लोग मानक योमेतर के रूप में जानते हैं, इसलिए इसका दोनों ऑप्शन यानी सही है। यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन 1 और 2 यानी कि दोनों से रिलेटेड है, यानी दोनों के दोनों सही है। इसका आंसर सही होगा सी नंबर। देखते क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन, कह रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया। ये भी करेंट से क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 अब कितने नंबर पे हमारा इंडिया अंतर्राष्ट्रीय जो आपका बौद्धिक संपदा सूचकांक है उसमें आता है। तो इसके लिए ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है 30, दूसरा 40, तीसरा 50, चौथा 80। वास्तव में यह जो आपका बौद्धिक संपदा होता है, ये 52 कंट्री के लोगों को, 52 कंट्री को शामिल किया गया इसमें, जिसमें 2020 में हमारे देश का जो रैंक है वो 40 है। दोस्तों बता दें आपको 2019 में यह रैंक हमारा जो था वो 36 नंबर पे था, लेकिन अब थोड़ा सा और नीचे खिसक गया और हमारा अब हो गया 40वां रैंक, यानी बौद्धिक संपदा में सूचकांक हमारा 40वां आ चुका है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इस केस को किसे सौंपा जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, कोई नहीं। अब बात आती है कि जब यह राष्ट्रपति के चुनाव में समस्या होगी तो सीधा ये केस जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को जाएगा। देखते दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन, कह रहा है भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है संसद द्वारा, दूसरा ऑप्शन संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा और चौथा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश द्वारा। देखते दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, और इसका सही जवाब जो है वो है राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं महान्यायवादी का चयन करते हैं। और देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में कभी भी संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा आंसर नहीं कर दीजिएगा टिक आउट, क्योंकि यह गलत जवाब होगा। इसमें राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से महान्यायवादी की नियुक्ति कर सकता है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम यानी कि लाइपेज निम्न में से कहाँ से स्रावित होता है। इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है आपका अग्न्याशय, अग्न्याशय, दूसरा ऑप्शन जो है आपका बड़ी आंत, तीसरा जिगर और चौथा ऑप्शन गुर्दा यानी कि वृक्क। इसका जो सही जवाब होगा वह लाइपेज, लाइपेज जो एंजाइम है वो निकलता है अग्न्याशय से, जिसे हम लोग कहते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से लाइपेज हमारा स्रावित होता है, जो कि वसा के पाचन में वर्क करता है। देखते दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्य के
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह किस अनुच्छेद के साथ ये बात कहा गया है? तो यह अनुच्छेद है आपका पहला 164, दूसरा 166, तीसरा 167 और चौथा 163। इसका सही जवाब होगा दोस्तों अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 बताता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करेगा और राज्यपाल किसी भी राज्य का सबसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट माना जाएगा। देखते दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने वाला कौन ऐसा पार्ट है जो कि संविधान का पार्ट है जो कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है? इसका पहला ऑप्शन है उद्देशिका द्वारा, दूसरा नीति निर्देशक तत्व, तीसरा संसदात्मक निर्णय द्वारा और चौथा न्यायपालिका निर्णय द्वारा। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों नीति निर्देशक तत्व द्वारा। नीति निर्देशक तत्व द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया जाता है। देखते हैं दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन। यह कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, यानी किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो पहला नंबर है सभी कायिक कोशिका में, दूसरा सभी जनन कोशिका में, तीसरा युग्मकों में, चौथा शुक्राणुओं में। देखिए दोस्तों कोशिका विभाजन दो तरह की होती है, एक होती है समसूत्री और दूसरी होती है अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन और दूसरी होती है हमारी अर्धसूत्री। तो समसूत्री विभाजन जो होती है वह सभी कायिक कोशिकाओं में होती है। जितनी भी हमारे शरीर की कोशिका उसमें समसूत्री विभाजन होती है, लेकिन जितनी भी जनन कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होती है। इसलिए हमारा सही जवाब जो होगा सभी जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होती है। और जब भी कायिक कोशिका की बात है तो समसूत्री विभाजन आपका सही जवाब होगा। देखते हैं दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? पहला कथकली, दूसरा मेघालय का बंबू नृत्य, तीसरा मयूरभंज का छाओ और चौथा पंजाब का भंगड़ा। और इसका सही जवाब जो होगा मेघालय का बंबू नृत्य। यह युद्ध संबंधी नृत्य है, यानी युद्ध की तरह लड़ाई की जाती है, उसमें लड़ाई की तरह डांस किया जाता है, इसलिए मेघालय का बंबू नृत्य युद्ध संबंधी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम लोग जानते हैं शॉर्ट में नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? यानी नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? इसका पहला ऑप्शन है 1956, दूसरा 1982, तीसरा ऑप्शन 1990 और चौथा ऑप्शन 1988। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1990, यानी कि 1990 में नाबार्ड का यानी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का निर्माण किया गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को साथ में कृषि के से जुड़े लोगों को इनसे लाभ प्राप्त किया जा सके, इसके लिए इनका स्थापना नाबार्ड का स्थापना 1990 में किया गया था। देखते दोस्तों अगला क्वेश्चन, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका पहला ऑप्शन है हीनायन, दूसरा महायान, तीसरा जैन धर्म, चौथा हिंदू धर्म। देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि हीनायन महायान एक ही धर्म के दो थे, लेकिन दो अलग अलग पहलू थे, ठीक है। और इन्हीं में से एक पहलू यानी हीनायन को मानने वाले हमारे सम्राट कनिष्क थे, ठीक है। यानी कि सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो आपके हीनायन के हो गया। देखते दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? पहला ऑप्शन है वेदों की संख्या 4 है, दूसरा ऑप्शन जो है वेदांगों की संख्या 6 है, तीसरा ऑप्शन पुराणों की संख्या 16 है और चौथा उपवेदों की संख्या 4 है। देखते दोस्तों पहला ऑप्शन जो कहता है आपका वेदों की संख्या 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंतर्गत ऋग्वेद सामवेद ये आते हैं आपके, ठीक है। तो इनकी संख्या 4 है, बिल्कुल सही है। वेदांग भी 6 होते हैं, इसके अंदर छंद और अन्य पाठ आते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी की पुराणों की संख्या, तो ये गलत है। पुराणों की संख्या टोटल होती है 18, इसमें दिया हुआ है 16, जो कि आपका गलत मैचिंग है और आपका आंसर भी यही सही होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा मिलान गलत है। चौथे ऑप्शन की अगर बात करें तो उपवेदों की संख्या भी 4 होती है, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि